नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के नोट्स लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 8th जो नई एनसीईआरटी है उसका। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग सारे टॉपिक्स को एक-एक करके देखेंगे और पूरा आपका रिवीजन इस वीडियो से हो जाएगा। तो चलिए पहला टॉपिक जो है उसमें हेल्थ के बारे में बताया गया है। हेल्थ इज़ इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई सिक है, कोई बीमार है और क्या उसी को कहा जाएगा कि उसकी हेल्थ ख़राब है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हेल्थ को डिफ़ाइन करती हैं। तो हेल्थ क्या है? नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिज़ीज़। तो इसका मतलब केवल एब्सेंस ऑफ डिज़ीज़ नहीं होता है, जबकि फ़िज़िकल भी इसमें फिट होना चाहिए पर्सन को, मेंटल भी फिटनेस होनी चाहिए और सोशल भी वेलबींग होना चाहिए। मतलब 3 तरीके के हेल्थ के बारे में बताया गया है, 3 तरीके की फिटनेस के बारे में बताया गया है, ठीक है? 3 तरीके के वेलबींग के बारे में बताया गया है। डब्ल्यूएचओ ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि मेंटली कोई पर्सन वेलबींग होना चाहिए, वेल होना चाहिए, फिजिकली वेल होना चाहिए और सोशली भी वेल होना चाहिए। अ हेल्दी पर्सन फील्स एनर्जेटिक फिजिकली। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हेल्दी पर्सन की, कि उसको फिजिकली अगर देखेंगे तो एनर्जेटिक लगेगा। मेंटल आउटलुक अगर उसका देखेंगे तो पॉजिटिव मेंटल आउटलुक होगा, मतलब वो निगेटिविटी के साथ नहीं भरा होगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी अगर है तभी वो मेंटली फिट है। मेंटेन्स गुड सोशल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है? लोगों के साथ बहुत प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। ये नहीं कि जिससे भी बात कर रहा है उससे लड़ाई कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो मेंटली फिट नहीं है, मतलब सोशली फिट नहीं है। आगे बढ़ते एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, अ स्टूडेंट हु फील लोनली। ठीक है? तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अकेला फ़ील करता है, वो क्या करता है, वो मोबाइल पे ज़्यादा टाइम देने लग जाएगा, तो स्क्रीन टाइम उसका बढ़ जाएगा, जिससे उसको क्या होगा, हेडेक होगा, वेट लॉस होने लग जाएगा, रात में नींद नहीं आएगी, तो स्लीपलेसनेस भी हो जाएगी। ठीक है? इससे क्या पता चलता है, इट शोज़ दैट मेंटल एंड सोशल वेलबींग आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो मतलब वो बच्चा जो था वो फिज़िकली तो हो सकता है फिट हो, लेकिन मेंटली और उसका सोशल वेलबींग जो था वो फिट नहीं था, वो सोशली फिट नहीं था। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई भी पर्सन हेल्दी होने के लिए उसके फिज़िकल के साथ-साथ मेंटल और सोशल वेलनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आयुर्वेद में क्या बताया गया है उसको देख लेते हैं। आयुर्वेद में बताया गया, एम्फेसाइजेस बैलेंस ऑफ बॉडी। बॉडी मतलब फिजिकल हेल्थ, माइंड मतलब मेंटल हेल्थ, और सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब आप समझ सकते हैं जो सोशल हेल्थ है उसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर भी बैलेंस की बात करी गई है थ्रू दिनचर्या, डेली रूटीन। अब ये कैसे मेंटेन किया जा सकता है? डेली रूटीन के थ्रू मेंटेन किया जा सकता है। ऋतुचर्या मतलब सीजनल रूटीन होनी चाहिए। योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और होलसम फूड मतलब जो बैलेंस डाइट है वो खा के भी ये चीज़ मेंटेन करी जा सकती है। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? अब देखिए हम लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिया गया, पहला पॉइंट दिया गया है कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में आपके फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए और होल ग्रेन्स होनी चाहिए। इसके बाद जंक फूड जो होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ठीक है? शुगरी ड्रिंक जैसे कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है? एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो भी खेलना ज़रूरी होता है। साइकिलिंग अगर कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, तो ये सब भी क्या करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको हेल्प करते हैं। लिमिट स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा आपको मोबाइल नहीं देखना है। और स्पेंड टाइम इन नेचर। तो नेचर मतलब ऐसे समझ सकते हैं, पार्क में अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, कोई गार्डन में जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि नेचर में आपने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए प्रॉपर स्लीप यहाँ पर लिखा गया था, और 8 आवर्स की स्लीप आपकी अप्रॉक्सीमेटली पर डे होनी चाहिए, ठीक है? तो पर डे स्लीप कितनी होनी चाहिए? 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उससे भी मतलब हेल्थ जो होती है वो इम्प्रूव होती है। अगर टबैको, अल्कोहल या कोई ड्रग्स का अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। दूसरा पॉइंट, किससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं? तो अगर एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जाए तो भी हेल्दी रहा जा सकता है। अब एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सराउंडिंग्स अगर आपकी क्लीन है, अगर मान लीजिए आसपास में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होता है, तो आपको पता होगा वहाँ से बहुत सारे मच्छर जनरेट होते हैं, बहुत सारी वायरसेस, बैक्टीरियाज़ वहाँ से निकलते हैं, जिसकी वजह से इलनेस हो सकती है किसी पर्सन के अंदर, अगर वो उसकी बॉडी में चला गया तो। जैसे एयर पोल्यूशन हो जाता है, आप अगर
ऐसी पोल्यूटेड एयर में रह रहे हैं तो उससे कुछ बीमारियां होंगी, जैसे अस्थमा हो जाएगा, कफ हो जाएगा, ठीक है। और AQI बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, किसी भी जगह की एयर क्वालिटी को मेजर करता है और बताता है वो जो जगह है कितनी ज़्यादा प्रदूषित है या कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये सब चीज़ें एयर क्वालिटी इंडेक्स से हम लोग को पता चलती है। आगे बढ़ते हैं, क्लीन वाटर के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर, तो क्लीन वाटर में क्या क्या दिया गया है, तो क्लीन वाटर में मतलब क्लीन एयर होनी चाहिए, क्लीन वाटर होनी चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, सबसे भी बेटर हेल्थ रहती है। मतलब अपनी भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। अब देखिए आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उस पर भी मेंटल हेल्थ जो होती है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ बहुत हल्ला गुहार मच रहा है, जहाँ बहुत शोर मचता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रह पाएगी। रिलेशनशिप्स की बात अगर करी जाए, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो अपने पीयर ग्रुप के साथ ठीक से नहीं रह पा रहा है, उसका पीयर ग्रुप मान लीजिए ख़राब है, ऐसे समझ के चलिए कि उसके अंदर उसके पीयर ग्रुप जो है उनके अंदर कुछ ख़राब आदतें हैं, तो हो सकता है कि जो बच्चा उसके साथ रह रहा है वहाँ पर भी उसको वो आदतें पड़ जाएँ जो उस पीयर ग्रुप की थी। तो पीयर ग्रुप मतलब जो साथ के लोग होते हैं उनको अच्छा चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स गुड फॉर माइंड, तो अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो भी अच्छा होता है माइंड के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए अगला जो टॉपिक है उसमें क्या दिया गया, हाउ डू वी नो दैट वी आर वेल। तो अगर कोई ये जानना चाह रहा है कि हम हेल्दी हैं या हम अनहेल्दी हैं, हम वेल हैं कि नहीं हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिससे पता चल सकता है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मान लीजिए आप वेल नहीं है, मतलब अनवेल है, मतलब अगर आप कोई कोई दिक्कत होने वाली है तो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। मतलब सिम्टम्स कुछ देखने को मिलेंगे, खांसी आने लग जाएगी, बुखार होने लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे पेन होने लग जाएगा कहीं पे, बहुत थकान होने लग जाए, तो समझ जाइए आपकी कुछ तबीयत में दिक्कत हो रही है। क्या क्या साइंस देखने को मिलते हैं, फीवर आ सकता है, स्वेलिंग हो सकती है किसी जगह पे, रैशेस मतलब चकत्ते निकल सकते हैं, दाने वाने पड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है जो पनप रही है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, कुछ चेकअप करेगा और आपको बता देगा, उसके लिए फिर जो भी दवाइयाँ होंगी वो दे देगा और आप सही हो जाएंगे। डिजीज़ कॉजेज़ एंड टाइप्स, तो डिजीज़ क्या होती है, कंडीशन दैट अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और माइंड। तो डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जो नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है, पूरी तरीके से प्रभावित कर देती है। डिजीज़ मेनली दो तरीके की होती है, कम्युनिकेबल है। अब यहाँ से ही पता चला होगा, कम्युनिकेट हो जाती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ये किससे होती है, मेनली पैथोजन से होती है। और पैथोजन में क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया से होगी, वायरस से होगी, प्रोटोजोआ से होगी, फंजाई से होगी या वर्म से होगी। और ये पर्सन टू पर्सन क्या हो सकती है, स्प्रेड कर सकती है, एयर के थ्रू भी स्प्रेड कर सकती है, फूड स्प्रेड कर सकती है, वाटर कांटेक्ट या वेक्टर्स के थ्रू ये स्प्रेड हो जाती है। अब देखिए एयर के थ्रू, जैसे मान लीजिए इन्फेक्टेड कोई पर्सन था, अब डायरेक्ट कांटेक्ट हाथ मिलाया तो भी स्प्रेड हो सकती थी ये डिजीज़। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती तो एयर, मान लीजिए इसने खांसा और इसके नाक में या मुंह के अंदर वो बैक्टीरिया चले गए तो भी ये स्प्रेड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या है, जिस ग्लास से उसने पानी पिया उसी ग्लास से मान लीजिए इसने पानी पी लिया, तो इससे भी जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है पर्सन। फूड में भी अगर शेयरिंग हो रही है तो उससे भी इन्फेक्ट हो सकता है। इसके बाद मान लीजिए कोई मच्छर ऐसा था जिसने क्या किया, इसको पहले काटा, मैं इसको बाइट किया और फिर बाद में इनको, इस पर्सन को बाइट कर दिया, तो इनकी डिजीज़ किन में स्प्रेड हो गई, इनमें स्प्रेड हो गई, हेल्दी पर्सन में। और साथ ही साथ ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब ये कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ भी होती हैं, जैसे रैबिड एनिमल है वो भी इस पर्सन, कम्युनिकेबल तो नहीं बोलेंगे, अलग तरीके की एक डिजीज़ है ये, ठीक है, इसको रेबीज़ कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, जो पैथोजन से नहीं होती है, ठीक है। पैथोजन मतलब जो इन बैक्टीरिया से, वायरस से नहीं होगी। अब देखिए इसको कम्युनिकेबल क्यों कहा गया, क्योंकि ये रेबीज़ वायरस से हो रही थी, ठीक है, इसीलिए इस डिजीज़ को क्या कहा गया था, कम्युनिकेबल में रखा गया था। तो जो पैथोजन से नहीं होती हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। ये स्प्रेड नहीं होंगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं हो सकती हैं,
ये मेनली पुअर लाइफ स्टाइल से होती हैं, डाइट से होती है, या इन्वायरमेंट अगर मान लीजिए ठीक ठाक नहीं है तो हो सकती है। जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ आपको पता होगा, अगर किसी एक पर्सन को डायबिटीज़ है तो वो किसी दूसरे को ऐसे ही नहीं स्प्रेड हो जाएगा कि एयर से स्प्रेड हो गया, वाटर से स्प्रेड हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ भी सेम उसी तरीके की है, कैंसर भी इसी तरीके का ही है। बस कैंसर में लोग क्या सोचते हैं कि अगर किसी एक पर्सन को कैंसर है तो अगर उसके पास जाओगे तो दूसरे को भी कैंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अस्थमा हो गया, डिफिशियंसी डिजीज जितनी भी होती हैं वो सब क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, तो ये कैसे स्प्रेड होती हैं? एयर से स्प्रेड हो सकती हैं। एयर से कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड होगी? जैसे कॉमन कोल्ड है, किसी को बुखार आ रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, फ्लू है, तो ये सब चीज़ें एयर से स्प्रेड हो जाती हैं। फूड और वाटर से कैसे स्प्रेड होती है, कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? तो कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो, हेपेटाइटिस ए हो गया, स्कैरियासिस हो गया, तो ये सब किससे होती हैं? फूड और वाटर से होती है। तो कई बार क्वेश्चंस में पूछा आता है कि नेम एनी टू डिजीजेस दैट स्प्रेड बाय फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, जो नाम दिए हैं, उनको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट और वेक्टर से कौन कौन सी डिजीज होती है? तो इंसेक्ट और वेक्टर मतलब यहाँ मच्छरों की बात हो रही है, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आपको पता होंगे बहुत सारे नाम, तो कोई भी दो नाम आप अगर पूछा आता है तो बता सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन कौन सी होती है? तो जैसे चिकन पॉक्स जिसको चेचक कहते हैं, मीजल्स हो गया, तो ये सब क्या होता है? जैसे मीजल है, इसमें दाने पड़ जाते हैं पूरे शरीर में, ठीक है, ऐसे दाने पड़ जाते हैं, मीजल्स है, तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाती हैं। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? देखिए, प्रिवेंशन की बात हो रही है, प्रिवेंशन के लिए पहली चीज़ तो क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, मतलब हाइजीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह पे रहना चाहिए। पानी अगर मान लीजिए आपके घर में साफ़ नहीं आ रहा है तो उसको बॉयल करके पी सकते हैं। फूड कंटामिनेटेड नहीं खाना है, बाहर का फूड नहीं खाना है, ठीक है, खुले में फूड को नहीं रखना है, क्योंकि क्या होता है उसमें मक्खियाँ बैठती हैं। जो मक्खी होती है सबसे गंदी इंसेक्ट होती है वो, ठीक है, और वो अगर आपके फूड पे बैठ गई तो समझ जाइए कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आपको हो जाएगी। अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनना ज़रूरी है। अगर कोई जैसे कोविड है, कोविड फैल गया था तो लोगों ने क्या कर लिया था, वैक्सीनेशन करवाया था, तो ऐसे बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसका वैक्सीनेशन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉस्किटो कंट्रोल के लिए आप अपने घर में मॉस्किटो नेट लगवा सकते हैं, या बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो कर सकते हैं। पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना चाहिए, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखेंगे। अब देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या है, कैसे कैसे होगी? तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होगी डिजीज़। पुअर लाइफस्टाइल थी तो हो सकता है उससे डायबिटीज़ आपको हो जाए, ओबेसिटी, मोटापा हो जाए, हाई बीपी हो जाए, कैंसर हो जाए, तो ये सब पुअर लाइफस्टाइल से ही होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब कोई एक ऐसा न्यूट्रिएंट होगा जो आपके शरीर में कम होगा, तो वो डिजीज़ कॉज कर देगा। जैसे विटामिन सी अगर आपके शरीर में कम है तो उससे स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी आपके शरीर में है तो गोइटर हो जाएगा, ठीक है, और गोइटर के लिए आयोडीन की गोलियां दी जाती हैं, जो थायरॉक्सिन, जिसको थायरॉक्सिन में होता है, उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये उसमें होता है गोलियों में। आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती हैं, जो बहुत ज़्यादा दिन तक रहती हैं, मतलब 3 महीने से ज़्यादा तक अगर कोई डिजीज़ रह रही है तो उसको क्रॉनिक डिजीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों होती है? तो इसके पीछे रीज़न है कि पुअर डाइट हो सकता है, एक्सरसाइज कोई पर्सन ना करता हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता हो, इससे बहुत एक खतरनाक बीमारी होती है जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। बीपी जो होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा पर्सन का, हमेशा बढ़ा रहेगा, तो स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। पॉल्यूशन भी है, पॉल्यूशन से अस्थमा और ये सब चीज़ें जो लंग्स की डिजीज़ होती है वो हो जाती हैं। टोबैको अगर ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे कैंसर ज़रूर हो जाएगा। नहीं ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि ना हो, लेकिन अगर ले रहे हैं तो पक्का है कि टोबैको से कैंसर होगा ही होगा। अल्कोहल से भी या तो लिवर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, या तो स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, और या तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो ये 3 डिजीज़ेज़ किससे होती हैं? अल्कोहल से होती हैं। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए। दूसरा, अगर हो सके तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज दिन भर करनी चाहिए, पैदल अगर हो सके तो चलना चाहिए। साइकिलिंग अगर कर सकते हैं तो साइकिलिंग ज़रूर करनी चाहिए। टोबैको अवॉइड करना चाहिए, मतलब ये सब तो लेना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ही बेकार है। स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन से कर सकते हैं, ठीक है।
फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। चलिए स्ट्रेस को मैनेज करने का कुछ और तरीका आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपके अंदर अगर स्ट्रेस होता है तो आप उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे मेरा ये है कि मैं पिक्चर देख लेता हूँ, मूवीज़ देख लेता हूँ, कोई नई मूवी या कोई अच्छी मूवी होती है तो उसको देख लेता हूँ तो मेरा स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। आप बताइएगा आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेज, अब कैसे हम लोग डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हमारी बॉडी में अपने आप से पहले से ही है, नेचुरल है, ठीक है। तो बॉडी की नेचुरल एबिलिटी है जिससे वो डिजीज़ से फाइट कर सकती है, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए तरीका होता है, ट्रेन कर देती है इम्यून सिस्टम को बाय यूजिंग वीकेंड डेड जर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ जर्म्स। मतलब वैक्सीन में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जर्म्स को अपने शरीर में डालते हैं जो या तो बहुत ही डेड जर्म्स होते हैं या तो वीकेंड होते हैं, जिससे क्या होता है हमारा शरीर उनसे लड़ने की कैपेसिटी डेवलप कर लेता है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग जर्म भी उससे आता है तो उससे आसानी से वो लड़ पाता है, ठीक है। इसमें एडवर्ड जेनर का नाम सबसे पहले आता है। 1796 में इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप करी थी यूजिंग काऊ पॉक्स। तो काऊ पॉक्स को यूज़ करके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप करी थी, क्योंकि था क्या कि जिसको स्मॉल पॉक्स हो रहा था उसको, जिसको काऊ पॉक्स हो रहा था वो स्मॉल पॉक्स से दूर मतलब उससे स्मॉल पॉक्स दूर भाग रहा था, मतलब उसको कभी स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हो रही थी। इसका मतलब इस काऊ पॉक्स वाले में कुछ ऐसी चीज़ थी जो इस स्मॉल पॉक्स को रेजिस्ट कर रही थी। तो ऐसे ही इन्होंने, एडवर्ड जेनर ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डेवलप कर दिया था। इंडिया में अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल बहुत पहले से ये सब चीज़ें यूज़ हो रही थी। वेरियोलेशन होता था, टीकेदार होते थे जो टीका लगाते थे, मतलब वही है टीका, मतलब वो वाला मत टीका सोचिएगा, टीका मतलब ये एक तरीके से वैक्सीन ही होती है जो वैक्सीन लगाते थे, ठीक है। तो पहले से ही होता था, वेरियोलेशन ही है वो, उस प्रोसेस को पहले वेरियोलेशन कहा जाता था इंडिया में। और देखिए तरीका वही है, बस जो वैक्सीन होती है एडवांस्ड है थोड़ा सा, और हम लोग सेम उसी चीज़ को बहुत पहले से यूज़ करते थे, बस हमारा थोड़ा तरीका जो था वो ट्रेडिशनल था। इंडिया में अगर आप देखेंगे आज के समय में तो मेजर वैक्सीन प्रोड्यूसर है, जैसे कोविड का हम लोग ने बहुत ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करी, बहुत सारी कंट्रीज़ को वैक्सीन एक्सपोर्ट भी करी। रोटा वायरस जो वैक्सीन थी वो किसने डेवलप करी थी, डॉक्टर M.K. भान ने डेवलप करी, जो कि इंडियन थे। वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव होती है, बात याद रखिएगा, क्योर नहीं कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए कोविड हो गया किसी को और आप सोचें वैक्सीन लगा दें सही हो जाएगा, तो नहीं सही होगा। हाँ, अगर पहले से ही किसी पर्सन को वैक्सीन लगी है कोविड की तो हाँ ये ज़रूरी है कि उसको कोविड नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव है, ये क्यूरेटिव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको केस स्टडी दी गई है उड़ीसा सैनिटेशन कैंपेन की। अब उड़ीसा सैनिटेशन कैंपेन में क्या हुआ, टॉयलेट्स इन लोग ने बिल्ड किया टू रिड्यूस ओपन डेफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए टॉयलेट बनाया गया। फ्यूवर डायरियल डिजीज़, अब इससे क्या हुआ कि डायरिया जो बहुत ज़्यादा फैल रहा था वो कम हो गया। अब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है अगर सैनिटेशन है तो उससे हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको इम्पोर्टेंट तरीके दिए गए हैं ट्रीटमेंट। जैसे पहला जो तरीका दिया गया है उसमें क्या बताया गया है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में, तो इफ़ इन्फेक्शंस अकर, अब देखिए अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, तो डॉक्टर जो है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई। अब एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को मार देती हैं। याद रखिएगा एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया पर ही असर करती है, अगर कोई वायरल डिजीज़ है या कोई प्रोटोजोआ की डिजीज़ है उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। पहली एंटीबायोटिक जो थी उसका नाम था पेनिसिलिन, और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1928 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर यूज़ लोग कर रहे हैं। कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई भी फ्लू हो जाता है, अगर मान लिया वायरल डिजीज़ भी आती है, लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होती है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है, हमारे शरीर में कई सारे यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ख़त्म कर देती है, ठीक है। और मान लीजिए कोई असली बैक्टीरिया, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपके शरीर में आता है तो इतना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उस एंटीबायोटिक की वजह से कि अब बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है और वो मल्टीप्लाई कर जाता है ड्रग्स में। मतलब ड्रग्स उसको ख़त्म नहीं कर पाती है, रोक नहीं पाती है, बल्कि ड्रग्स की वजह से वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई करता रहता है। तो ये ओवर यूज़ की वजह से हो रहा है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स कभी भी डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस यही है, देखिए इसमें टेक एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड, करेक्ट डोज होना चाहिए, राइट ड्यूरेशन होनी चाहिए। अब जैसे डॉक्टर ने कहा कि इस एंटीबायोटिक को 3 दिन खाना,
अब होता क्या है, भारत में लोग बहुत चालाक होते हैं। क्या चालाकी करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने लिखा है किसी एंटीबायोटिक को कितने दिन खाने के लिए, 3 दिन खाने के लिए, और वो पर्सन जो था वो एक ही दिन में मान लीजिए सही हो गया, तो क्या है वो 2 दिन उस एंटीबायोटिक को स्किप कर देगा। और जब वो स्किप कर देगा तो वो एंटीबायोटिक उसको फ़ायदे की जगह बाद में नुकसान भी कर जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी देखनी चाहिए। ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गई, ये सब क्या करते हैं, हर्ब्स को यूज़ करते हैं, ऑयल्स को यूज़ करते हैं, मिनरल्स को यूज़ करते हैं डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। हेल्प इन वेल बीइंग बट नॉट ऑलवेज इफेक्टिव फॉर ऑल। देखिए ये सब वेल बीइंग में हेल्प तो करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब फ़ायदा तो करते हैं, लेकिन पहली चीज़ क्या है कि क्विक रिलीफ यहाँ नहीं मिलता है इन सब से, और ये सारी बीमारियों पे काम नहीं करती है ये सारी चीज़ें। मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं वो सारी बीमारियों पे काम नहीं करती हैं, लेकिन उनकी जड़ पे ज़रूर काम करती है। अब जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, अब डायबिटीज़ में वो अगर आयुर्वेदिक दवा ले रहा है तो आयुर्वेदिक दवा उसको बहुत धीमे-धीमे फ़ायदा करेगी। लेकिन अगर वो एलोपैथिक ले रहा है, मतलब इंग्लिश दवाइयाँ ले रहा है, तो क्या होगा, तुरंत उसको फ़ायदा कर जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के। थेरेपीज़ कुछ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के लिए, जैसे मेडिसिन प्लस लाइफ़स्टाइल चेंजेस प्लस रिहैबिलिटेशन, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। मेडिसिन तो लेनी ही चाहिए, लाइफ़स्टाइल चेंज करने की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत है। फोकस ऑन अर्ली डायग्नोसिस, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो आपको जल्द से जल्द उसको डायग्नोस करवा लेना चाहिए। कंटिन्यूअस केयर करनी चाहिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम लोग ने। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो भी नोट्स होंगे वो हम लोग प्लेलिस्ट में लगा देंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग ने एमसीक्यू भी बनाए हैं चैप्टर्स के, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलने वाली है। तो अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।